हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर यूनिक मस्ती में। यूपी पुलिस बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। यहाँ पे जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये चारों तरह का सेक्शन को लिया गया है। यहाँ पे हिंदी को नहीं लिया गया है और नेक्स्ट सेट में हिंदी को भी ऐड कर लिया जाएगा। और इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा करके मैं सिलेक्शन किया हूँ कि देखिए नॉर्मल क्वेश्चन तो ओवरऑल जो नॉर्मल क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सभी लड़का को क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अगर 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन अगर जीके जीएस पूछते हैं उसमें से 10 या 12 क्वेश्चन डिफरेंट पूछते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन सिलेक्शन किया गया है जहाँ पे आपका रिजल्ट जो है बनाएगा, रिजल्ट देगा नहीं, रिजल्ट को बनाएगा। तो आप ये पूरा वीडियो को देखिए। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है आपका, गगनयान क्या है? सूर्य के लिए भारत का मिशन, चंद्रमा पर पानी की खोज का मिशन, भारत के पहले मानव सहित निर्मित अंतरिक्ष उड़ान, मंगल ग्रह के लिए भारत का मिशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप भारत के पहले मानव सहित निर्मित अंतरिक्ष उड़ान, मतलब मानव के साथ जो है वो स्पेस में जाने की जो योजना है वो किसे? गगनयान के गगनयान नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये हर साल जारी किया जाता है, तो ये कौन जारी करता है? बहुत बार पूछा गया, क्योंकि देखिए जनरली रिपीटेड क्वेश्चन रहता है कि कौन स्थान जो पूछा जाता है सूचकांक, वो तो जनरली सभी लोग याद कर लेते हैं, लेकिन उस पर कौन सा जो है संस्था जारी करता है तो वही पूछा गया। तो देखिए आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनडीपी या यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यही जारी करता है कौन सा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब प्रेस की आज़ादी का सूचकांक जारी करता है, वो हर एक साल जारी करता है, एवरी साल। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? अगर आप लंबे समय तक उपवास रखते हैं सर्वाधिक समय तक, तो शरीर का कौन सा अंग पर प्रभाव पड़ेगा? आंत पर, गुर्दे पर, फेफड़ों पर, हृदय पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुर्दे पर। गुर्दे पर पड़ेगा। गुर्दे को ही क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी पे जो है आपका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपका। किडनी को ही गुर्दा या ब्रिक भी बोला जाता है, आप याद रखेंगे। और इसका इकाई क्या बहुत बार पूछा गया था? नेफ्रॉन है। इसका इकाई क्या होता है? ब्रिक का, गुर्दा या किडनी तीनों एक ही है। इसका इकाई होता है नेफ्रॉन। और कितना? ये 140 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है? 140 ग्राम। आपसे पूछा जाएगा कि जो मूत्र होता है उसमें यूरिया का कितना % मात्रा होता है? तब ये भी याद रखेंगे, 2%। कितना प्रतिशत होता है मूत्र में यूरिया का मात्रा? तो 2%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल जो है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। ये नंदा देवी जीव मंडल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका, बरखान स्थलाकृत का संबंध है, मतलब बरखान जो है स्थलाकृत है, स्थल पर एक आकार बना हुआ है, उसी को बोला जाता है स्थलाकृत का। क्या है ये? मरुस्थल से है, तटीय मैदान से है, द्वीप समूह से है या मैदानी क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थल से है। ये बरखान क्या है? यह एक मरुस्थल का भाग है। और ये क्या है? तो बरखान एक याद रखिएगा अर्ध चंद्रकार, मतलब इस आकार का जो है आधा चांद जिसको बोलते हैं, इस आकार का ये बालू का टीला है, बालू का टीला का आकार बना हुआ अर्ध चंद्रकार, इस तरह का, जिसको बरखान बोला जाता है। ये मरुस्थल में होता है। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत किस प्रकार के संसाधन हैं? मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत किस प्रकार का संसाधन है? तो जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, नवीनकरणीय योग्य संसाधन है या संभावित संसाधन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जैव संसाधन है। ये क्या है? जैव संसाधन है। मनुष्य, वनस्पति और प्राणी है। एक अजैव कौन सा हो जाएगा? आप ध्यान रखेंगे तो अजैव बोला जाता है चट्टान या पर्वत, चट्टान, पर्वत या धातु, या आप बोल सकते हैं वायु, प्रकाश। ये सब क्या है आपका? अजैव संसाधन है। जैव में क्या होता है? जिसमें जनरली करके मनुष्य, वनस्पति जगत या प्राणी जगत, जीव वाला, वो क्या, उसको क्या बोला जाता है? जैव। और अजैव बोला जाता है चट्टान, पर्वत, धातु, वायु, प्रकाश। ये सब क्या हो गया आपका? अजैव। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं आपका।
अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प। जलवाष्प के साथ और क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा में निकलता है वो क्या निकलता है? जलवाष्प। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ग्लोब पर, जो आप ग्लोब देखे होंगे, उस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। तो क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर न्यूनतम दूरी नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में क्या होता है? अब अगर आप पूर्वी देशांतर के तरफ जाएंगे तो आपका टाइम क्या होगा? टाइम वहाँ पे बढ़ता है। आपका टाइम क्या होता है? बढ़ता है। अगर आप इसी पश्चिम साइड जाएंगे, अगर आप पश्चिम के साइड जाएंगे तो टाइम वहाँ पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से भारत कितना आवर जो है आगे है या पीछे है? तो आप याद रखेंगे, हम लोग भारत जो है वो आगे है। कितना? 5.5 घंटा। कितना आगे है? जिसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय को GMT। आप देखे होंगे, बहुत बार लिखा होगा, ग्रीन मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और एक होता है हम लोग का IST। आप देखे होंगे मोबाइल में, खास करके IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में कितना घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का। आप याद रखेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि दो देशांतर के बीच कितना मिनट का दूरी होता है? तो 4 मिनट का। दो देशांतर के बीच कितना मिनट का दूरी होता है? तो 4 मिनट का होता है। अब विश्व में कितना टाइम जोन है, ये भी पूछा गया है। तो 24। पूरा विश्व में कितना टाइम जोन बनाया गया है? तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? अब ये भी याद रखेंगे, रूस में 12। रूस में कितने टाइम जोन है? 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन है? सबसे ज़्यादा? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में जो है वो कर्नाटक सबसे ज़्यादा क्या होता है? वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। पूछेगा भी किस पहाड़ी के करीब सबसे ज़्यादा होता है, तो अब ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। तो नीलगिरी। आप याद रखेंगे, नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। देखिए ये तीनों करता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है? केरल। अब विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील में एक जगह है सेंटास। सेंटास जो है वहाँ का बंदरगाह है। सेंटास क्या है? बंदरगाह। उसको बोला जाता है कॉफ़ी का बंदरगाह। सेंटास बंदरगाह को क्या बोला जाता है? कॉफ़ी का बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? भूदान आंदोलन। आप भूदान आंदोलन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस राज्य से शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। प्रेजेंट में बात करेंगे तो अभी वो चला गया है कहाँ पर? तेलंगाना में। अभी कहाँ चला गया है? तेलंगाना। लेकिन उस टाइम जब था तो उस समय, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कब अलग हुआ ये भी याद रखेंगे, 2 जून 2014 को अलग हुआ। कब अलग हुआ है? बंटवारा हुआ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल्युमिनियम रिपीटेड क्वेश्चन है। किस अयस्क से किया जाता है? तो जनरली यह किया जाता है बॉक्साइट से। किसे किया जाता है? बॉक्साइट से जो किया जाता है। अब और भी एक याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी क्या है आपका? इससे भी एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा किसमें होता है? बॉक्साइट में। क्रायोलाइट भी बहुत बार पूछा गया था। अब ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट ना छोड़ के आपको क्रायोलाइट भी ऑप्शन में दे सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य के दिन नील उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र कौन था? कोरोमंडल, बयाना, लाहौर, गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना आपका। सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता था मुगल साम्राज्य में? बयाना में। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली खाना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु और संतृप्त वसाम्ल, अधिक कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन, संतृप्त वसाम्ल, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहु असंतृप्त वसा अम्ल। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको बहु असंतृप्त वसा अम्ल मिलता है। और इसमें विटामिन कौन सा मिलता है, ये भी याद रखेंगे, विटामिन डी मिला जाता है। मछली का लीवर का जो तेल होता है इसमें क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन डी भी, ए भी बहुत बार आता है, लेकिन जनरली आप किसको मारेंगे, विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने स्पेस राइस, मतलब स्पेस में चावल, इस राइस का मतलब क्या हो गया, चावल, चावल की जो है फसल की कटाई की है सबसे पहले किस देश ने, जापान, चीन, अमेरिका, कनाडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन ने। चीन ने जो है स्पेस में चावल लगाए और उसकी पहली कटाई भी कर ली, उसी को बोला गया है स्पेस राइस। तो कौन सबसे पहले ये काम किया है, तो चीन ने। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार और अनोखा क्वेश्चन है, आप ध्यान जरूर रखेंगे इस सब क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है, मतलब नागरिकता के लिए कौन सा सही है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य के एकल नागरिकता, या संपूर्ण भारत के एकल नागरिकता, या भारत एवं देश की दोहरी नागरिकता। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो है पूरा भारत में किया जाए तो संपूर्ण भारत में जो है वह एकल नागरिकता चलता है। क्या चलता है, आप किसी भी राज्य में रहे, कहीं भी रहे, नागरिकता सिर्फ और सिर्फ आपका भारतीय रहेगा, एक नागरिकता रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता। अब किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो आपसे कभी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे भाग 2 में उल्लेख है। और अगर अनुच्छेद पूछेगा आर्टिकल, तो ये भी याद रखेंगे 5 से 11 के बीच किसका उल्लेख किया गया है, नागरिकता का। संविधान, भारतीय संविधान भाग 2 में वो नागरिकता के बारे में है। और अगर अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 तक, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। मतलब इसमें बोला जाए कि वो कौन सा ऐसा दर्पण है, अब कोई भी वस्तु का जो है वो इमेज या प्रतिबिंब कैसा हमेशा प्रतीत होता है, सीधा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल या उत्तल दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों में आप कहीं भी खड़ा रहेंगे आपको हमेशा कैसा प्रतीत होगा, सीधा प्रतीत होगा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है, आपका गाड़ी के साइड मिरर में भी किया जाता है। और घर में हम लोग जो यूज करते हैं देखने के लिए, जनरली चेहरा देखने के लिए, तो वो समतल दर्पण होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, साइंस का है। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है। 0 से 10 तक गर्म करेंगे पानी तो इसका घनत्व पर क्या असर पड़ेगा, घटता है, नहीं बदलता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, या बढ़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले बढ़ता है और फिर घटता है। क्या होता है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप जाते हैं तो पहले क्या होता है, इसका जो है आयतन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयतन क्या होता है, कम होता है। तो आप जानते हैं कि आयतन और घनत्व में क्या है, उल्टा संबंध है। अगर आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, 0 से 4 तक जाएंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और 4 के बाद, 4 से जितना आप आगे जाएंगे, जितना और आगे, मतलब 4 से 10 तक है, तो अगर 4 से 10 तक जाएंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनत्व फिर अधिकतम होके मतलब 4 पर मैक्सिमम तक रहेगा। 0 से 4 तक बढ़ेगा और 4 मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे 4 से आप आगे बढ़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसका क्या, घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। अगर संचित निधि से पैसा निकालना है तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की संसद जो है वो भारतीय संसद क्या हो जाएगा इसमें, जब तक उनका अनुमोदन नहीं करेगा वो कोई भी पैसा इससे नहीं निकाल सकता है। और संचित निधि का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 266 के 1 में। किसका किया गया है, संचित निधि का उल्लेख किया गया है 266 के 1 में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा का आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा 2 होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निचली सदन क्या कहा जाता है। तो राज्यसभा क्या, और ये भी जानते होंगे राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। तो राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना जाता है, किस तरीका से, तो राज्यों के विधानसभा द्वारा, राज्य के विधान परिषद द्वारा, नगर पालिका के सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राज्य के विधानसभा द्वारा क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है, राज्यों के विधानसभा के द्वारा। क्योंकि प्रत्येक 2 साल में क्या होता है, 1/3 इसका जो है सदस्य हमेशा क्या हो जाता है, अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब वहाँ से
उनका क्या बोलते हैं अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, हमेशा वो नया आते रहते हैं तो राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 20 नंबर। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक भूमिका होगी। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो सबसे मुख्य भूमिका किसका होगा, प्राथमिक भूमिका, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा या राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य विधानसभा का ही क्या होता है, मुख्य प्राथमिकता होता है, ये प्राथमिक भूमिका होता है उसका, राज्य उस राज्य में विधान परिषद बनाने के या गठन करने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से मैथ शुरू हो गया है 20, यहाँ पे आपके मैथ और रीजनिंग हो गया। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2a + 2/9a = 4, तो 27a³ + 1/27a³ का मान पूछ रहा क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी आप ट्रिक लगाएंगे, बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2a + 2/9a = 4, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a + 1/, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिए तो 2 बाहर आ गया, 9a आपका जो बच जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिए तो इधर क्या आ जाएगा 4। अब 2 से 2 काट दीजिए, अगर 2 से 2 काट यहाँ पे काटेंगे तो दो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो a + 9a मतलब 9a बराबर कितना हो जाएगा 2। अब दोनों तरफ क्या करना है 3 से गुना कर देना है, दोनों तरफ किससे गुना कर देना है 3 से गुना, इधर भी कर दीजिए 3 से गुना, इधर भी कर दीजिए। स्पेस थोड़ा छोटा है, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर 9 यहाँ पे भी 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3a, 1/3a हो जाएगा। और इधर 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अगर यहाँ पे आ गया तो आप फिर से यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से फिर से घन कर दीजिए। अगर आप घन कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप दोनों तरफ अगर यहाँ पे घन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, देखिए छोटा छोटा लिखने करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया था, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या था 3a + यहाँ बटे में क्या था 3a, यहाँ पे किसका घन कर दिए थे, इसका घन कर दिए थे। इधर किसका घन हुआ था 6 का घन हुआ था, इधर 6 का घन किए थे। तो यहाँ पे घन करिएगा तो कितना हो जाएगा 27a³ + 1/27a³ बराबर, इधर अगर 6 का आप घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। 6 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। और 1 मिनट यहाँ पे 1 सेकेंड देखिए, यहाँ पे ये पहले यही फॉर्मूला देख लीजिए, क्योंकि देखिए a + b का क्या है होल क्यू है, a + b का क्या है होल क्यू। और यहाँ पे तो इधर तो साइड वाला तो क्यू किया हो, तो a + b का होल क्या होता है a³ + b³ + 3ab। 3a कितना है 3ab, यही है ना 3ab, आप याद रखेंगे क्या है इसका 3ab। तो 3ab यहाँ पे क्या करेंगे तो 3a की जगह 3ab का होता है a, और यही है ना 3a + 1/3a, 3a यही है ना। तो इसका मान आप देखिए ये और ये तो हमसे पूछा ही जा रहा था ना, आपका जो आंसर है 27a³ / 1/27a³, इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे ये 3 है और 3a + 1/3a का मान आपको, आप जब बैक करके थोड़ा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे 3 + 3a का मान कितना आया था 6 आया था। तो यहाँ ये पूरे का मान क्या हो जाएगा 6। आप यहाँ कैलकुलेट कर देंगे कितना हो जाएगा 6 × 18, तो 216 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 198। और ये तो इधर ही रह गया, तो 27a³ + 1/27a³ का मान कितना हो गया 198। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट 198। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं समझे तो फिर से आप रिपीट कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, पहले क्या करना है 2 कॉमन लेना है, फिर क्या करना है 3 दोनों तरफ से गुना कर देना है, फिर दोनों तरफ क्या करना है क्यूब कर देना है, दोनों तरफ क्या करना है आपको क्यूब करना है। बस यहाँ पर a + b का क्यूब फार्मूला लगा हुआ है, और ये 6 का क्यूब तो 216 हो गया था, और यहाँ a³ + b³ अभी देख लिया फार्मूला, और यहाँ पे 18 जगह घटा दिए तो 198 आ गया। बहुत ईजी है, आप बना लेंगे।
अगला क्वेश्चन है, देखिए यार इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन देगा एग्जाम में, ताकि आपको उस तरह दिया ही जाता है ताकि आपका समय को मतलब क्या करें, समय को उसमें ज़्यादा टाइम लगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आप क्वेश्चन देख के हड़बड़ाइएगा मत। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपया है तो वार्षिक ब्याज की दर से उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। मतलब दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है और आपका रेट दिया हुआ है और आपका टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर चक्रवृद्धि ब्याज का पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे मूलधन, क्योंकि देखिए ब्याज दिया हुआ साधारण ब्याज, तो आप पढ़े होंगे कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। आप ये तो जानते हैं फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे ये ब्याज बराबर है, ये क्या है, ब्याज बराबर है। हमको निकालना क्या है, मूलधन, ये पी निकालना है। अगर पी इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 गुना ब्याज, 100 गुना क्या हो जाएगा ब्याज, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 1600 ब्याज दिया हुआ है, 100 यहाँ पर है और आपका ये टी और आर, तो टी कितना, टाइम कितना है 2 वर्ष, आप ये कितना है 5। तो अगर आप करेंगे 5 दूनी 10 और 1 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरे 16,000 आ जाएगा। आप देख लीजिए बहुत ईजी है। 16,000 क्या निकल गया, 16,000 मेरा निकल गया पी बराबर, मतलब मूलधन हो गया 16,000। अब बोल रहा है कि दर वही, मतलब दर कितना 5% चाहिए, लेकिन यहाँ 3 वर्ष का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं आपका 16,000 है, लेकिन 3% का देखिए क्या, वार्षिक ब्याज की दर से उसी दर से, मतलब दर 5% हो लेकिन समय कितना 3 साल का, उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो बहुत देखिए आसान है। आर बराबर कितना ब्याज, मतलब दर कितना हो गया 5%। 5% को आप 5 बटे क्या करें 100 लिख दें और काट दें, 5 एके 5, 5 बीसे 100, मतलब 1/20। ये इसको अगर आप बड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाता है। इसको देखिए ईजी अब तरीका से, इसको आप क्या मान लें, अमाउंट, मतलब मिश्र धन मान लें और ये मूलधन मान लें। ये देखिए ऐसे करके बनाएंगे तो बहुत ईजी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया, तो ये आपका 20 हो गया। और देखिए ये, क्योंकि सॉरी मिश्रधन नहीं, ये आपका क्या हो गया अमाउंट, मतलब ब्याज, इसके अनुसार क्या हो गया सीआई का ब्याज हो गया। तब 20 और 1 क्या हो गया आपका 21। अगर 3 वर्ष का पूछ रहा है ना, बस कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ क्यू कर देना है। क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, ईजी से एकदम बन जाएगा, क्यू कर देंगे। तब 20 का क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8,000। आप जान रहे हैं 8,000। आप ये 20 में से 1 जोड़े तो क्या हो गया, ये अब यहाँ पे ये पूरा मिश्रधन हो गया। ये 1 क्या है ब्याज है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट लिखे हैं मतलब मिश्रधन। 21 क्या हो गया मिश्रधन, तो 21 का आप क्यू करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा आपका 9261। आप थोड़ा बहुत क्यू भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि नहीं तो निकालने में टाइम लगता है। तो क्या होगा 8,000 और यहाँ पे 9261 आ गया है। आप इतना समझ गए। देखिए यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, ये पी हो गया, ये अमाउंट हो गया, यहाँ पे 8,000 आ गया था और यहाँ पे 9261 आ गया है, ये दोनों आ गया है। अब क्या करना है हमको निकालना पड़ेगा कि आपको याद होगा कि पहले मूलधन कितना था मेरा 16,000 था, तो अभी मूलधन कितना बता रहा 8,000। तो मेरा जो मान पहले से दिया हुआ वो कितना है 16,000 और इसके अनुसार कितना आ रहा 8,000। बस कंपेयरिंग कर देना है दोनों को। अब देखिए मिश्रधन निकालना है तो 9261 करना है, क्योंकि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो 9261, क्योंकि हमको ब्याज ही पूछ रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो 9261 में से 8,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1261। और इसको काट देंगे 8,000 गुना 16,000, मतलब 2 से कट जाएगा। तो 1261 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 6 दूना 12, 2 बाकी 1, 2 दूनी 4 और 1 और 5 और 1 2, 1 2, मतलब पूरा का आंसर कितना हो गया 2522। एक बार रिपीट करके देखें, बहुत ही ईजी ये है, क्योंकि आप बड़ा में बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये 2522 आपका क्या हो गया आंसर आ गया 22 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 9 दिन में करते हैं। ए उसी काम का निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना काम कर लेता है। मतलब ए और बी जो है 3 गुना ज़्यादा काम करने का मतलब है कि ए का जो क्षमता है, कैपेसिटी, उसी को क्योंकि क्षमता के अनुसार ही काम कर सकते हैं। तो ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता कितना हो गया 1, वही करा ना कि बी से 3 गुना काम कर लेता है। तो ए का क्षमता कितना हो गया 3 और बी का क्षमता 1। अब टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 4। यही दोनों ए और बी मिलकर ही तो काम कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना मिल जाएगा 9 चौक 36।
आप 9 दिन को अगर आप दोनों के क्षमता से गुना कर देंगे, देखिए मान लीजिए 3 काम कर रहा है ए और बी कर रहा है 1, तो टोटल कितना काम कर सकता है दोनों मिलके? 4 काम। और कितना दिन काम किया है? तो 9 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना हो? 36 गो काम हो जाएगा। अगर आप क्षमता से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 गो काम हो गया। आप पूछता है कि ए अकेला उस काम को कितना कम होगा, तो बोले तो किससे कमता है? क्षमता के अनुसार करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से भाग इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 या 36। सीधा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे देख लीजिए, 1 सेकेंड यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम आपका 36 आ गया। और यहाँ पे किसका पूछ रहा है? तो एक अकेला से राइट है, एक अकेला काम यहाँ पर, तो 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। टोटल जो आपका वो कितना काम कर देगा? टोटल काम को 12 दिन में ख़त्म कर देगा। कौन कर देगा? तो ये आपका जो है वो कितना दिन में कर देगा ख़त्म काम? 12 दिन में। कुछ नहीं करना, वो 9 दिन है। अब देखिए ए और बी बस वही 3 और 1 है तो 4 हो गया। 4 9 36, रफ कैलकुलेट कर देते हैं। 4 9 36 हो गया टोटल काम। ए का पावर कितना है? 3 काम कर सकता है 1 दिन में, तो 36 काम कितना दिन में करेगा? तो 12 दिन में करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 घड़ियों का कुल मिलाकर क्रय मूल्य, 2 घड़ियाँ जिसका क्रय मूल्य कुल कितना है? 3000। एक घड़ी को 15% लाभ पर, दूसरी घड़ी को 10% का हानि पर बेचने पर पूरे मामले पर न लाभ है तथा न हानि, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। मतलब पूरा घड़ी को जो 15% एक लाभ पे बेचा, दूसरी को 10% हानि पे, तो पूरे पर क्या हुआ? न लाभ हुआ। यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे इसको ई लिखा गया है। बेचने पर लाभ है, पूरे मामले पर यहाँ पे मतलब पूरे लेन देन में क्या हुआ? ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो घड़ी का क्रय मूल्य मतलब दोनों घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए कुछ नहीं, अगर दोनों का 3000 है ना, मान लें कि पहला घड़ी एक्स है तो दूसरा घड़ी कितना हो जाएगा? सीधा सा बात है 3000 माइनस एक्स। अगर एक का क्रय मूल्य आपका एक एक्स रुपया है, मान लीजिए कुछ रुपया होगा एक्स रुपया, तो दूसरा का कितना हो जाएगा? 3000 माइनस एक्स। बस ऐसे ही तो गुना कर देना है, बस बहुत इजी बन जाएगा। तो पहला पे कितना 15% का लाभ, मतलब एक्स पर 15% का लाभ। एक्स पे 15% का लाभ मतलब कोई भी सामान 100 आता है उस पर 15% लाभ, मतलब 115/100 प्लस आप देखिए 3000 है, 3000 माइनस एक्स। इसका कितना परसेंट हानि हो रहा है? तो कोई भी चीज़ 100 आता है उस पर हानि कितना? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 90/100। और टोटल जो है पैसा उसी में, तो ये कम बेसी हो रहा है। टोटल कितना है? टोटल 3000 है। एक्स समझ गए, एक्स का 115/100, 3000 माइनस एक्स 90/100, और टोटल लेन देन में कितना? 3000। बस इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स का मान पूरा आप कैलकुलेट कर देंगे तो एक्स का मान खाली सिर्फ निकालना है 1200, और एक अगर दूसरा एक 1200 हुआ तो एक्स का मान एक्स हो गया, और ये 3000 माइनस एक्स, तो 3000 में से 1200 घटा देंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1800। तो मतलब 1200 और 1800, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा समझने के लिए दिया था। लास्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। BDFH को YWUS लिखा गया है, तो JLNP को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए लग रहा होगा इजी, यहाँ से 2 से 2 बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 2 2 बढ़ाया हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 2 देखिए कम किया हुआ है, लेकिन y कैसे आया यही तो समझना है कि y जो लिखा गया है वो कैसे पता चलेगा कि b के बाद यहाँ 2 2 घटाया फिर y लिख दिया है। अब JLNP है, आगे हम क्या लिख दें नहीं मालूम चलेगा। तो इसका कैसे है? देखिए उल्टा लिखा गया है। b का उल्टा कितना होता है? y। आप याद रखेंगे, अगर z के उल्टा क्या होता है? a। इसको कैसे लिखना आता है? अब देखिए उसी तरह y के उल्टा क्या होगा? b। आप कैसे पता चलेगा? इसको घटाने के लिए आप जानते हैं कि a को 1 लिखा जाता है, b को 2 लिखा जाता है, आप जानते होंगे, आप याद भी कर लेंगे। एक से जेड तक सभी का मान, तो एक कितना हो जाएगा? जेड कितना होता है? 26, है, एक का मान 1 होता है। तो आप करेंगे, आप अगर उल्टा लिखना है तो कुछ नहीं करना, एक ज़्यादा करके लिखना है। 26 यहाँ पर है ना, 26 को 1 ज़्यादा कर के लिखिए। 27 मानिए, 27 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 26। तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? 26। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह 2 का b का मान कितना? 2 होता है, 26 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 24। तो y यहाँ पे 24 है। उसी तरह 26 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 26 में से 4 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 22। तो यहाँ पे क्या होता है? w का मान 22 हो जाएगा। उसी तरह आप 26 में से 6 घटा दीजिएगा तो 21। 26 में से आपका 8 घटा दीजिएगा, क्योंकि h का मान 8 होता है, तो 26 में से 8 घटाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे
ऐसा आ जाएगा। तो उसी तरह देखिए करना आपको, जे का आपको ध्यान खड़ी रखना है कि जे का मान कितना होता है 10, तो 26 आपका 27 में से 1 बढ़ा के घटाना है ना, 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू। उसी तरह 27 में से यहाँ पर एल होता है 12, तो 27 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 1 15, तो आपका क्या हो जाएगा पी कितना होगा MNO, सॉरी ओ यहाँ पे क्या होगा 15 का मान क्या होता है ओ। उसी तरह 27 में से यहाँ अगला क्या है N 14, 27 में से 14 घटाएंगे तो 3 1 13, 13 क्या होता है M, 13 क्या होता है M, N होता है 14, तो 13 M, ये 13 क्या हो गया M। उसी तरह 16, 27 में से अगर आप देखेंगे 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ 1 11, J10, यहाँ पे क्या हो जाएगा K11, तो QOMK। इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है, बहुत आराम से लिख देंगे, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे पढ़ेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए इस तरह से बारीकी से करके सोचेंगे क्वेश्चन को तो आराम से बन जाएगा। और आपके पास टाइम बहुत कम है, फरवरी में एग्जाम होना है, तो एकदम कंटिन्यू इसी तरह का सेट लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए मेरा जो और भी सेट करवा रहे हैं उससे थोड़ी अलग है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन का सिलेक्शन भी थोड़ा सा उससे हार्ड है, उससे अच्छा रखा गया है। उसी तरह ताकि जो क्वेश्चन आप छोड़ना चाह रहे होंगे वो भी नहीं छोड़ें और आप 100% रिजल्ट दें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।